राजस्थान में भी लगातार संकट बना हुआ है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की कमी से कई अस्पताल जूझ रहे हैं और ऐसी ही हाल राजस्थान की जयपुर के उन अस्पतालों में हुआ जिन्होंने तत्काल एक तरीके से SOS भेजा और मदद मांगी। बहुत ही आपातकालीन मदद की गुहार लगाई गई और उन्हें रिजर्व कोटे से ऑक्सीजन मुहैया कराया गया। राजस्थान सरकार के मुताबिक उन्हें 615 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जबकि उन्हें मिल रही है 270 टन। यहाँ जयपुर के सबसे बड़े कोविड अस्पताल RUHS में आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से धीरे धीरे एम्बुलेंसेस की जो लाइन है वो बढ़ती जा रही है। ज़्यादातर लोग जो है अपने कोविड पेशेंट्स को एम्बुलेंस में भर भर के यहाँ ला रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यहाँ पर डॉक्टर्स के सामने ये है कि ICU और IPD में बेड्स नहीं हैं। ऐसे में नए एडमिशन्स को किस तरह से वो अंदर ले, इसलिए कम से कम 2 से 3 घंटे लग रहे हैं अब मरीजों को यहाँ एडमिशन पाने में। साथ में मुश्किल ये है कि ऑक्सीजन की कमी। राजस्थान सरकार कहती है कि बड़ी मात्रा में बेड्स अवेलेबल है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। बार बार राज्य सरकार सेंटर से गुहार लगा रही है कि जितना ऑक्सीजन उनको एलोकेट किया गया है एक्टिव केसेस को देखते हुए उसे बढ़ाया जाए। और जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है वो यहाँ RUHS में भी है, इसलिए समय लग रहा है मरीजों को एडमिट करने में। व्हील चेयर पे ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा रहा है, वार्ड के अंदर ऑक्सीजन है, लेकिन जो सबसे बड़ी विडंबना डॉक्टर्स के सामने वो है कि जो पहले ही भर्ती मरीज हैं उनको ऑक्सीजन दे या जो नए मरीज आ रहे हैं उनको ऑक्सीजन दिया जाए। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। और हर्षा ने उन लोगों से भी बात की है जो परिजन हैं जिनके लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए मैं अजमेर रोड से आया हूँ। मेरी मम्मी भर्ती है यहाँ पर, अब 5-6 दिन हो गए। वैसे तो आज मेरी मम्मी को यहाँ पर थोड़ी देर वेट भी करना पड़ा, जब तो नहीं थी, पर अब इस टाइम हालत बहुत ख़राब है। ये है इस टाइम ये है ऑक्सीजन की कमी, भर्ती बेड वगैरह मिल नहीं रहे अंदर। ये जितनी बीमारी बढ़ रही है वैसे वैसे बेड कम पड़ रहे हैं यहाँ पर। ये लोगों को बाहर भी वेट करना पड़ रहा है, सब कुछ है यहाँ पर। नहीं, अभी मतलब ऑक्सीजन की कमी है, तो थोड़ा ऑक्सीजन शॉर्ट है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। भाई ऑक्सीजन आएगा तब करेंगे। मैं यहाँ पे मेरे दादाजी को लेके आया हूँ। पिछले 2 घंटे से मैं कभी किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, कभी किसी के पास जा रहा हूँ। उनका ऑक्सीजन 40 to 45 आ गया है मैम। मिनिमम 92 रहना चाहिए। मैंने खूब डॉक्टरों से रिक्वेस्ट की है। 2-3 घंटे मैंने इधर उधर भागा दौड़ी करी है, जब उनको ऑक्सीजन मिला है। अच्छा, अभी OPD में लेके आया? हाँ जी। और उनकी कोई देखभाल नहीं हो रही है यहाँ पे। अच्छा, 2-3 घंटे के बाद मिला? 2-3 घंटे के बाद में ऑक्सीजन मिला है। उनका सांस भरने लग गया था, वो बहुत मतलब क्रिटिकल कंडीशन में आ गए थे मैम, जब जाके उनको ऑक्सीजन मिला है। और उनकी कोई देखभाल नहीं हो रही है। मेरा तो मैंने अंदर ही है और नीचे उनको लेटा रखा है। कोई सुविधा नहीं है मैडम यहाँ पे। अगर यही कंडीशन रही तो अपने जयपुर के अंदर लाखों में आदमी मरेंगे मैडम। हम ऐसी बहुत सारी कहानियां देख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं जिनमें आपको पता चलता है कि कहीं पर लापरवाही है, कहीं पर लूट है, कहीं पर कालाबाजारी है, लेकिन इस सब के बीच में बहुत सी ऐसी कहानियां भी हैं जो आपके दिल को भी छू लेंगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सब कुछ अपना छोड़कर तीमारदारी में लगे हैं या मरीजों की सेवा करने में लगे हैं। ऐसे ही पुणे के एक डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने पिता को खो दिया, लेकिन उन्होंने गम में रहने की बजाय तुरंत अपने काम पर लौटना ज़रूरी समझा। अपने पिता के गम को वो मना भी नहीं पाए, उनका दुख भी नहीं मना पाए उनके जाने का, और उन्होंने उस वक्त का इस्तेमाल मरीजों के लिए किया है। ऐसा वक्त किसी बेटे को देखना ना पड़े, लेकिन डॉक्टर ने अपना फर्ज पहले निभाया है। ये 45 साल के डॉक्टर मुकुंद पेनूरकर हैं। पुणे के संजीवनी अस्पताल में काम करते हैं। 26 अप्रैल को कोविड ने इनसे इनके पिता को छीन लिया, लेकिन शोक का वक्त कहाँ था। पिता के अंतिम संस्कार के 1 दिन के बाद ही बुधवार को कोविड रोगियों के इलाज के लिए ड्यूटी पर लौट गए। माँ और भाई भी संक्रमित हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ मे बी 1 वीक, 1 हफ्ते के ट्रीटमेंट के बाद मेरे पिता की कोविड से मौत हो गई। उनकी उम्र करीब 86 साल की थी। कोमॉर्बिडिटीज भी थी, लेकिन अगर कोविड नहीं हुआ होता तो शायद कुछ और साल जी लेते और अपने बीच उन्हें देखकर हम खुश रहते। मेरा भाई और माँ यहीं संजीवनी में भर्ती हैं।
पिता को बचाने की डॉक्टर मुकुंद ने हर संभव कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। पुणे के बिगड़े हालात में अपने जैसे कईयों को मजबूर देख रहे हैं। कहते हैं कि लोगों के कष्ट के आगे घर पर आराम करने की हिम्मत नहीं। मंडे को वो उनका डेथ हुआ था, तो मुझे मे बी वेडनेसडे से काम वापस चालू करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन इतना डिफिकल्ट है कि वी कैन नॉट जस्ट रेस्ट एट होम और टेक रेस्ट एट होम एंड सी द एगनी ऑफ अदर पीपल, बिकॉज आई हैड बीन थ्रू जो सिचुएशन था उससे जो मैं गया, इसकी वो चलते हुए मैंने देखा कि लोगों को नीड बहुत ज़्यादा है। जरूरतमंदों के इलाज को ही डॉक्टर मुकुंद अपने पिता के लिए श्रद्धांजलि मान रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव के बाद के तूफान की। ये तूफान दरअसल किसी हिंसा का नहीं है, बल्कि कोरोना से होने वाली मौतों का है। लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। पंचायत के चुनाव ना भी होते तो कोई कहर नहीं बरपता। पंचायत के चुनाव अगर रोक दिए जाते तो कोई संवैधानिक संकट भी नहीं पैदा होने वाला था। लेकिन अब गांव-गांव हॉट स्पॉट हैं। कई जगहों पर लगातार मौतों की खबरें आ रही हैं। मेरठ के ईकड़ी गांव के रहने वाले 48 साल के मुकेश त्यागी की गुरुवार सुबह कोरोना से मौत हो गई। ये उन्हीं की चिता है। ईकड़ी गांव कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। यहाँ पिछले एक हफ्ते में कोरोना से आधिकारिक तौर पर 6 लोगों की मौत हो चुकी है। कारण है पंचायत चुनाव। गांव की एक एक दीवार पंचायत चुनाव के इश्तिहारों से पटी पड़ी है। यहाँ हालात इस कदर खराब हैं कि हर घर में किसी न किसी को कोरोना के लक्षण हैं। गांव वालों ने बड़ी जिद करके गांव में कोरोना की टेस्टिंग का कैंप लगवाया, जिसमें 40 ग्रामीणों की जांच में 21 गांव वाले पॉजिटिव निकले। गांव में हाल बड़े गंभीर हैं। यहाँ पर अभी 40 टेस्ट कराए गए थे एंटीजन, और उसमें से 21 पॉजिटिव पाए गए हैं। और सर, आश्चर्यजनक बात यह है कि अगर उन लोगों से हम डिमांड करते हैं कि आप RT-PCR करिए और आगे लोगों का भी टेस्ट करिए, जब इतना बड़ा विस्फोटक स्थिति यहाँ गांव में बनी हुई है, पर उन लोगों के पास किट ही नहीं है। कल भी जब मैं आया था तो ब्लॉक स्टाफ जो यहाँ पे था, जो आंगनवाड़ी के वर्कर यहाँ पे देहात में घूम रहे थे, उनके पास कोई दवाई नहीं थी। उन्होंने मेरे थ्रू ही जो दवाई मैं लेके आया था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। मुजफ्फरनगर के बागों वाली गांव की गलियों में सन्नाटा है। यहाँ पर कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। यहाँ पिछले एक हफ्ते में 10 लोगों की मौत हुई है। मरने वाले सभी लोगों को कोरोना के लक्षण थे। टेस्टिंग हो नहीं रही तो पुष्टि हो नहीं सकती कि उनको कोरोना था या नहीं। 71 साल की कनीज फातिमा की रविवार रात सांस फूलने लगी। परिवार इन्हें मुजफ्फरनगर के कई अस्पतालों में लेकर घूमा, लेकिन कहीं न ऑक्सीजन मिली न बेड, और अंत में बुजुर्ग महिला ने घर पर ही ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दिया। एक छोटे हॉस्पिटल में लेके गए तो उन्होंने कहा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हमने कहा भाई ऑक्सीजन लगा दो आप। कहने लगे भाई हाँ अवेलेबल नहीं है बिल्कुल। उन्होंने कहा कहीं से भी अरेंज करो आप, हम जाने को तैयार है। तो हम इधर उधर फिरे, कहीं से भी हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। खैर हम घर पे ले यही अपने तरीके से ट्रीटमेंट करा, जैसे भी ऑक्सीजन की कमी ना होने की वजह से। परसों रात 10 बजे डेथ हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि न गांव में टेस्टिंग हो रही है और न ही सैनिटाइजेशन। लोगों को ऑक्सीमीटर तो छोड़ दीजिए, सरकार से एक विटामिन की टैबलेट तक नहीं मिल रही। शहर की तरफ भागते हैं जब बिल्कुल ही मरीज का एंड होता है कि वो परेशान है, बेहाल है, अपनी सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, तो हम लेके उसको दर बदर भटकते हैं। कहीं हॉस्पिटल में कोई इलाज भी नहीं मिलता। ऑक्सीजन ना होने की वजह से सब बातें भाग जाओ, कहाँ जाएं? यूपी में अभी खत्म हुए निकाय चुनावों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए चुनाव प्रचार हुआ। काउंटिंग बूथों पर जमकर भीड़ लगी। चुनाव तो खत्म हो गए हैं, लेकिन चुनावों ने कोरोना को हर गांव तक पहुंचा दिया है। पैरासिटामोल की टैबलेट तक नहीं दी गई है। सोचिए कि ये गांव जो है उत्तर प्रदेश में वो कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं? क्योंकि पंचायत चुनाव कराए गए, और उन पंचायत चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग थी और ना ही वहां पर किसी भी तरीके का कोरोना के कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो कराए गए या किए गए। अब जब वो रिजल्ट्स आ चुके हैं तो अब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन कर दिया गया है। तो सोचिए सरकार की प्राथमिकता क्या है? सरकार की प्राथमिकता क्या पंचायत चुनाव कराने थे या फिर लोगों की जान बचानी थी? सहयोगी अशोक महाले के साथ मेरठ के एक गांव से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।